देखिए अभी बात करते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है एंड वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी नाम, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए आपकी मोटर जो ऑपरेट कर रही है स्टार्टिंग में, और मोटर इज ऑपरेटिंग एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। व्हाट? रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। सो रेटेड वोल्टेज है आपके पास है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द रेटेड फ्रीक्वेंसी, दिस इज व्हाट रेटेड फ्रीक्वेंसी। सही है। अब आपको क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज रेशियो आएगा V/F रेशियो जो आएगा, V/F रेशियो जो आएगा वो आएगा आपके पास किसका, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी का आएगा भाई। किसका रेशियो आएगा, दिस विल बी द रेशियो ऑफ रेटेड वोल्टेज एंड व्हाट, रेटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस टाइप से आने वाला है। इसको चाहे तो मैं V1F1 ऐसा नाम दे देता हूँ, दीज आर द करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, करस्पॉन्डिंग टू द केस 1। ठीक है, और जो नॉर्मल केस है आपके पास जिस पे आपकी मोटर क्या कर रही है, ऑपरेट करा रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसको दूसरा वोल्टेज और दूसरे फ्रीक्वेंसी पे लेके जाऊंगा इन सच वे दैट द रेशियो ऑफ द V/F should constant as that of in the first case, same should it also be in the what, second case। जो पहले केस में आपके पास V/F का जो रेशियो जो था वो जैसा था, वो जितना था वही आपके पास रेशियो क्या होना चाहिए, सेकंड केस के लिए रहना चाहिए। सपोज अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जो वोल्टेज था फर्स्ट केस के लिए वो था 400 वोल्ट, कितना था, 400 वोल्ट था, और जो फ्रीक्वेंसी था मेरे पास कितना था, 50 हर्ट्ज था, फ्रीक्वेंसी कितना था, 50 हर्ट्ज था। तो मेरे पास यहाँ पे जो V1/F1 का जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है, दिस इज 400 डिवाइडेड बाई व्हाट, 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाई 50 हर्ट्ज। कितना बन जाएगा, 8। कितना बन जाएगा, 8। तो 8 क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए सेकंड केस में भी, जब मैं उसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इस तरीके से चेंज करूँ कि उसका रेशियो कांस्टेंट रहे जो कि फर्स्ट केस का था उसके करस्पॉन्डिंग। इतना समझ में आ रहा है। सिमिलरली देखिए मैं क्या करूंगा, जब मैं सेकंड केस की बात करूंगा तो सेकंड केस में मैं क्या करने वाला हूँ, केस 2 में जो मेरे पास वोल्टेज आएगी तो वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज, और जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो वैल्यू ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, उसका वैल्यूज कितने होने चाहिए। अब देखिए वोल्टेज किस तरीके से वैरी करे, अगर मुझे उसका रेशियो अगर 8 लाना है तो 8 लाने के लिए क्या करूंगा, इसको मैं कितना बना दूं, इसको मैं 800 बना दूं और इसको 100 बना दूं तो भी मुझे 8 मिल जाएगा। तो क्या उसके लिए जाना है, नहीं। आपके लिए किसके लिए जाना है कि वेरिएबल, देखिए आपके जो इसके पहले जो दो टेक्निक्स आपने पढ़े थे, वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, तो उसकी तरह ही आपको क्या करना है ना, यहाँ पे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैसा होना चाहिए, लेस देन रेटेड रखना है आपको। कितना रखना है, लेस देन रेटेड फ्रीक्वेंसी, लेस देन रेटेड वोल्टेज रखना है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, सपोज 200 हो गया, कितना होगा 200 वोल्ट, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, सपोज 50 हर्ट्ज, कितना होगा 50 हर्ट्ज। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, V2/F2। इसका जो रेशियो बनेगा आपके पास, दिस रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, 200 डिवाइडेड बाय 25, दिस इज गोइंग टू व्हाट, 8। एंड ये क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। सो मैं कह सकता हूँ क्या, दैट्स व्हाई सिंस V1/F1 is equals to V2/F2, this is also equals to what, constant, this is also equals to what, constant। इस टाइप से रहने वाला है। ठीक है, अब अपन को इसी के करस्पॉन्डिंग बात करनी है। जैसे कि बात देखिए आपने किस में करी थी, अपने स्टार्टिंग टॉर्क में करी थी और मैक्सिमम टॉर्क के करस्पॉन्डिंग बात करी थी, सेम बात मैं इसके भी इसमें करने वाला हूँ। देखिए स्टार्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन अपन क्या लिखे थे बेटा, द एक्सप्रेशन ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क वाज रिटन इन दिस वे, THT इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट, X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा S, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा S। इस टाइप से लिखना है। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि मुझे V1/F1 क्या रहना है, कैसे रखना है, कांस्टेंट रखना है। V1/F1 कैसे रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास V1/F1 जो है, V1/F1 अगर मेरा कांस्टेंट है तो उसको किस तरीके से कांस्टेंट किया जाएगा। देखिए आपको पता है कि एट स्टार्टिंग स्लिप S इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। अगर स्लिप S इज इक्वल्स टू 1 है तो इसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है, तो इसको में क्या किया जा सकता है, इसको निग्लेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज एट स्टार्टिंग स्लिप इज 1 मींस व्हाट, इट इज अ हाई स्लिप रीजन, हाई स्लिप। ठीक है, तो उसकी वजह से इसको मैं क्या कर दूंगा, निग्लेक्ट कर दूंगा। इसको अगर मैं निग्लेक्ट कर दिया तो देखिए मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय व्हाट, X2 का स्क्वायर इंटू व्हाट, ओमेगा S डिवाइडेड बाय S2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय X2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा S। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स ऑफ R2 अपॉन ओमेगा S इंटू व्हाट, E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, ये क्या है, ओमेगा S
एंड दिस इज 2πf इसका एक्चुअली 2πf इंटू L2 इसका स्क्वायर, इस टाइप से है। तो यहाँ से देखिए E2 अपॉन F2 यह आ जाएगा, ठीक है। तो E2 अपॉन एफ आ जाएगा, मतलब V बाई एफ आने वाला, तो वो क्या बन जाएगा कॉन्स्टेंट। तो देखिए किस तरीके से आने वाला, उसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ ना, मॉडिफाई करता हूँ। 3 इंटू R2, 3 इंटू R2 इंटू, ठीक है, बाद में उसको लिखता हूँ मैं, मॉडिफाई करता हूँ। तो ये बन जाएगा ओमेगा एस मल्टीप्लाई बाय 4 पाई का स्क्वायर इंटू L2 का स्क्वायर इंटू वॉट, दिस विल बिकम E2 अपॉन एफ, इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट व्हाट, V बाय एफ है। E2 इज नथिंग बट व्हाट, वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसकी जो रेटेड के लिए वोल्टेज है और उसकी जो रेटेड के लिए फ्रीक्वेंसी है, उसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा वो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा TST। वो क्या बनेगा, TST। अब इसमें अगर देखा जाए तो अगर आप थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाए तो देखिए इसमें क्या बातें पता करने वाली। ये तो कांस्टेंट ही है भाई, ये क्या अपने पास एक कांस्टेंट टर्म है, ये अगर कांस्टेंट टर्म है क्योंकि 3R2 4 पाई स्क्वायर L2 स्क्वायर है, तो कांस्टेंट ही है। ओमेगा एस जो है ना उसमें फ्रीक्वेंसी का टर्म होता है, ओमेगा एस जो है ना फ्रीक्वेंसी का टर्म है, ये भी तो कांस्टेंट ही है, E2 बाई एफ, तो ये तो कांस्टेंट ही है। तो सिर्फ यहाँ पे जो चेंज होने वाला है स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग टॉर्क कैसा ना आपके पास, स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ओमेगा एस। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ओमेगा एस। अगर इस टाइप से, तो स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। इतना पता चल रहा है। अगर आपको इसके पहले का जो एक्सप्रेशन जो मैंने समझाया था कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, उसमें मैंने लिख के दिया था कि स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसमें क्या था ना, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल था, वोल्टेज कांस्टेंट था, ठीक है। इसमें क्या था ना, वोल्टेज भी वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल है, तो उसकी वजह से मैंने V बाई एफ रेशो को क्या किया ना, कांस्टेंट किया। तो V बाई एफ रेशो इस तरीके से कांस्टेंट किया, तो उसको कांस्टेंट करने के बाद, क्योंकि ये तो दो केसेस में अगर देखा जाए तो कैंसिल, अगर आप दोनों का रेशो लोगे तो आपको एक बात ये पता चलेगी कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। सो स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है तो उसके करस्पॉन्डिंग अब मैं देखिए बात करूंगा आगे, उसकी करस्पॉन्डिंग क्या है मैं बात करूंगा। जैसे मैंने इसके लिए किया, किसके लिए, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए क्या, सिमिलरली अगर मैं चाहूँ क्या, अगर सिमिलरली अगर मैंने चाहा कि मुझे अगर मैक्सिमम टॉर्क के लिए उसका एक्सप्रेशन देखना है, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए उसका एक्सप्रेशन देखिए किस टाइप से आ जाएगा। बेटा मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, T max is equals to 3 times of E2 square divided by 2 times of x2 multiply by what, ओमेगा एस। इस टाइप से होता है, याद आ रहा है कुछ, मैं ऐसा लिख के दिया था आपको, बिल्कुल सही है, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो ये किस तरीके से आ जाएगा, दिस विल बिकम लाइक दिस, 3 इंटू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एफ, इसका एफ आ, ठीक है, मैं उसको इस टाइप से लिख रहा हूँ। और इसमें क्या है ना, इसका भी एफ आएगा एक, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, तो देखिए ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, बाकी सारी जो चीज़ें कौन सी, 3 अपॉन दिस इज 4 पाई इंटू L2, और इसका जो ओमेगा एस है उसमें क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू एन एस, मैं उसको लिख देता हूँ 2 पाई इंटू एन एस अपॉन वॉट 60 मल्टीप्लाई बाय दी ईयर 1 बाई एफ, इसका एफ यहाँ पे लिख लिया मैंने। और यहाँ पे क्या है ना E2 का स्क्वायर, क्या है ना E2 का स्क्वायर, तो यहाँ से भी क्या पता चल जाएगा, E2 बाई एफ क्या है ना कांस्टेंट आ रहा है, E2 बाई एफ क्या है ना कांस्टेंट, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो टी मैक्स क्या हो जाएगा, टी मैक्स में देखा जाए तो देखिए बाकी इसको अगर छोड़ दिया तो बाकी सारी चीज़ें कैसे नहीं कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए कांस्टेंट किस तरीके से आप यहाँ से भी देख सकते हो कि एनएस क्या है, एनएस भी क्या एनएस का फ्रीक्वेंसी इसमें चला जाएगा, तो उसमें 120 एफ वगैरह जाएगी तो कांस्टेंट है, 120 एफ बाई एफ चला गया है तो 120 बाई पी, ये कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सारी चीज़ें अगर उसमें कांस्टेंट है तो टी मैक्स जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या इसको अगर छोड़ दिया तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो सारा कांस्टेंट ही है। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या, टी मैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी बाई एफ, टी मैक्स इज इंडिपेंडेंट, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। आप वी बाई एफ रेशो को कितना भी किसी भी तरीके से चेंज करो, लेकिन जो आपके पास मैक्सिमम टॉर्क होगा उसका वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी बाई एफ कंट्रोल, इट इज व्हाट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वी बाई एफ कंट्रोल। अगर इंडिपेंडेंट है इसका मतलब क्या, कुछ भी वैल्यू सेट कर दो वी बाई एफ का, कुछ भी मतलब कुछ भी सेट कर दो, लेकिन मैंने बोला है ना उसको लेस देन रेटेड ही लेके जाना है उसको, ठीक है। तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला मैक्सिमम टॉर्क, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वी बाई एफ कंट्रोल, ठीक है। इस स्टेप से बना आपके पास, देखिए अगर आपके पास स्टेप से बना तो मैं इसको क्या है ना कि इसको मैं अगर सपोज चाहूँ तो मैं उसका अगर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं उसका ड्रॉ करूँ तो देखिए किस स्टेप से आने वाला है, या टॉर्क स्लिप या टॉर्क स्पीड कर, देखिए
ये है आपके पास स्पीड, ये इधर है आपके पास टॉर्क। इस टाइप से, ठीक है। आपके पास जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा बेटा, ये रहेगा आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क। ये रहेगा कि आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगा आपके पास सिंक्रोनस स्पीड रहेगा ns1, ठीक है। यहाँ पे जो रहेगा आपके पास स्लिप इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि nr इज इक्वल्स टू व्हाट 0, nr इज इक्वल्स टू व्हाट 0, इस टाइप से। तो अगर मैं इसके बारे में बता दूँ तो देखिए, जो स्लिप हो गया आपके पास, स्लिप इज इंक्रीजिंग टू दिस साइड, स्पीड इज इंक्रीजिंग टू दिस साइड, ठीक है। इस टाइप से होने वाला आपके पास, ठीक है। स्पीड इज गोइंग टू बी इंक्रीज टू दिस पर्टिकुलर साइड, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टार्टिंग टॉर्क corresponding to the what, rated voltage and rated frequency. TST1 is what, it is corresponding to the rated voltage and rated frequency. So this is the TST1. This is what, this is nothing but the TST1, ठीक है। ये क्या आपके पास, this is nothing but the, इसी के corresponding जो आएगा, this is nothing but what, this is the मैक्सिमम टॉर्क। दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क। दोनों टॉर्क को मैं एक ही इसमें दिखाऊंगा, स्टार्टिंग भी और मैक्सिमम भी, क्योंकि उसकी ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है अपन को, क्योंकि वो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज है, ठीक है। इस टाइप से सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, और हाँ पहले मैं इसके बारे में बात करें तो आपको किसके बारे में, लोड टॉर्क के बारे में। तो लोड टॉर्क, दिस इज TL, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क TE, एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू, मैं लिख देता हूँ करस्पॉन्डिंग टू रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी, rated voltage and rated frequency, इस टाइप से, ठीक है। अब मैं आगे अगर बात करूं तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास ऑपरेटिंग स्पीड आ जाएगी, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगी, दिस विल बी व्हाट, ये रहेगा आपके पास व्हाट NS1, सॉरी N1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लिप आएगा डेट विल बी व्हाट S1, S1 इस स्टेप से आने वाला आपके पास, बिल्कुल सही है। अब आप क्या करने वाले हो, उसको सेकंड केस के लिए जाओगे कि जिसके पास V/F जो होगा उसको ना आप चेंज करोगे, और उसको सपोज मैं अगर बात करूँ तो मैंने क्या बोला, अगर सपोज मेरे पास पहला जो केस था उसके लिए मेरे पास V1/F1 का रेशो आ रहा था 8, मैं उसको चाहे तो केस 1 बोल देता हूँ, आपको ज़्यादा आसान रहेगा समझने के लिए, क्या ना केस 1 रहेगा ये, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द केस 2, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज केस 2। तो केस 1 का वैल्यू, केस 1 के पैरामीटर्स है, केस 2 के पैरामीटर्स है, दोनों में V/F केस है कांस्टेंट है। अगर V/F कांस्टेंट है, मुझे एक बात पता है कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या होने वाले, मैं मेरे पास अब मैं जो सेकंड कर्व निकालूंगा, जो सेकंड ग्राफ निकालूंगा, उसमें क्या ना मेरे पास स्टार्टिंग टॉर्क तो इंक्रीज होगा, क्योंकि देख सकते हैं अपन की जो फ्रीक्वेंसी होगा इट इज लेस देन द रेटेड फ्रीक्वेंसी, इट मींस दैट द स्टार्टिंग टॉर्क इज गोइंग टू इंक्रीज, इट मींस दैट व्हाट, स्टार्टिंग टॉर्क इज गोइंग टू इंक्रीज, बट मैक्सिमम टॉर्क इज गोइंग टू बी व्हाट, डिक्रीज नहीं, इट इज गोइंग टू बी एज इट इज कांस्टेंट रहने वाला, इंडिपेंडेंट है वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जब मैं उसको लेके जाऊंगा तो ये ऐसे कुछ आएगा, लेकिन वो जो रहेगा ना आपके पास, वो क्या रहेगा बेटा, वो किस तरीके से रहेगा, वो इस तरीके से रहेगा कि उसमें ना मैक्सिमम तो यहाँ तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा। अब वो कितना जाएगा उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से आ रहा होगा सपोज आपके पास मैक्सिमम टॉर्क, इस टाइप से आने वाला आपके पास सेकंड जो कैटेगरी का जो टॉर्क आएगा आपके पास, ठीक है। इस टाइप से ये जो रहेगा आपके पास क्या, दिस इज स्टार्टिंग टॉर्क इन फर्स्ट केस, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टार्टिंग टॉर्क इन सेकंड केस, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द स्टार्टिंग टॉर्क इन सेकंड केस, ठीक है। तो ये क्या आपके पास करस्पॉन्डिंग, ठीक है, मैं उसको उधर लिख दूंगा, चाहे तो इधर लिख देता हूँ, चाहे तो मैं इसको करस्पॉन्डिंग टू V2 and F2 such that इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो देखिए दोनों केस में जो आपके पास Tmax 1 और Tmax 2 जो दोनों केस आपके पास कांस्टेंट,
दोनों कैसे सेम है, इसका मतलब क्या है, आपके पास जो मैक्सिमम टॉर्क इट इज गोइंग टू बी वॉट कांस्टेंट, मैक्सिमम टॉर्क इज गोइंग टू बी वॉट कांस्टेंट। हाँ लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखो, स्लिप देखो तो देखिए स्पीड भी अलग होगा उसके करस्पॉन्डिंग और स्लिप भी अलग होगी। दिस इज वॉट, दिस इज गोइंग टू बी एन, दिस इज गोइंग टू बी वॉट, इसको चाहे तो मैं N1 बोल दूंगा, दिस इज N2, लेकिन ये देखा जाए तो थोड़ा आपको ये लगेगा NM1 NM2, दिस इज SM2, दिस इज वॉट SM1, इस टाइप से रहने वाला बेटा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं उसके ऑपरेटिंग स्पीड के बारे में बात करूँ तो देखिए ऑपरेटिंग स्पीड किस तरीके से आने वाला है, ऑपरेटिंग स्पीड जो आएगा आपके पास इस टाइप से आने वाला है, ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, दिस इज NS2, ये क्या रहने वाला है, दिस इज NR2 या N2 मैं उसको कह सकता हूँ, आई विल कॉल इट एज वॉट, आई विल कॉल इट एज N2, दिस इज NS2, दिस इज N1, इसको थोड़ा मैं अच्छे से निकालता हूँ, दिस इज वॉट N1 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लीप आएगी दिस इज H1, H2 N2 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लीप आएगी दिस विल बिकम वॉट S2, इस टाइप से आने वाला है, दिस इज NS1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसे नहीं कम है, पहले के जितना फ्रीक्वेंसी था उसके कंपैरिजन में अगर सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी कम है, जो कि मैंने बोला ही था कि रेटेड फ्रीक्वेंसी का कम ही होना चाहिए, तो इसकी वजह से जो आपके पास जो यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्पीड है सेकंड केस में इट इज लेस देन दैट ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द व्हाट फर्स्ट केस। समझ में आ रहा है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी का अगर देखिए ना, आपको एक बात पता है, क्या पता है अपन को, NS इज इक्वल्स टू 120, ये मेरे हिसाब से मैं 4-5 बार आपको बता दिया हूँ, इस स्टेप से। देखिए आप क्या कर रहे हैं ना, आप है ना इसको कम कर रहे हो, किसको, एफ को कम कर रहे हैं, एफ को कम कर रहे हो तो उसकी वजह से होगा क्या, एन भी चेंज होने वाला है, पी और 120 तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। अगर ये ऐसा हुआ तो बेटा ए भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है, अगर ये कम होने वाला तो एनआर भी क्या होगा, कम होगा। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर एस का देखा जाए तो एस देखा जाए तो एस के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए एस कैसा है ना आपके पास, दोनों केसेस में अगर एस देखा जाए तो S2 इज ग्रेटर देन S1, क्या S2 इज ग्रेटर देन S1, बेटा ये S2 का S2 का इतना भी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा कि देखा जाए S1 के कंपैरिजन में कि डायरेक्टली मतलब कि NR1 डायरेक्टली बड़ा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अगर ठीक है ना आपने देख लिया तो ये थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन इतना इसका तो थोड़ा डिक्रीज होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, एस के इंक्रीमेंट के कंपैरिजन में। इसकी वजह से अगर ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए तो ओवरऑल इफेक्ट विल बी इक्वल्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द रोटर स्पीड इन द सेकंड केस, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द व्हाट रोटर स्पीड इन द सेकंड केस। इतना समझ में आ गया आपको मैं जो बोला हूँ आपको, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि आपको V/F कंट्रोल कैसा होगा ना समझ में आ गया होगा, V/F कंट्रोल क्या ना समझ में आएगा। दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द व्हाट फर्स्ट केस, आई विल कॉल इट एज व्हाट T1, आई विल कॉल इट एज व्हाट, या ठीक है TE1 कह सकते हो। दिस इज व्हाट, दिस इज द TE2 करस्पॉन्डिंग टू द व्हाट सेकंड केस, करस्पॉन्डिंग टू द व्हाट सेकंड केस। बहुत आसान होता है, इसमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी कहीं पे आती नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अगर मैं इसमें अगर सपोज और एक बात अगर बता दूं तो देखिए थर्ड केस के अगर मैं जाता तो थर्ड केस के लिए किस तरीके से जा सकता था, इस टाइप से मैं जा सकता था भाई थर्ड केस के लिए, तो ये जो जा सकता था तो दिस वुड हैव बीन इक्वल्स टू व्हाट, दिस वुड हैव बीन इक्वल्स टू NS3 आता, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आता आपके पास NS3 मतलब यहाँ पे आता एक्चुअली, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आता आपके पास ये आता यहाँ से, मतलब तो NR3 आता है आपके पास है। तो ये बहुत ऐसे अलग अलग काइंड ऑफ कर्व्स आपके लिए पॉसिबल हो सकते हैं, चाहे तो देखिए ठीक है मैं इसको बनाने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास ये वाला कर्व आने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत अलग अलग काइंड ऑफ कर्व्स पॉसिबल हो सकते हैं जो कि बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं, लेकिन बस इतना है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ज़्यादा इसमें मतलब कि ये ड्राइंग वगैरह समझ में नहीं आई चलेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ चीज़ें पता चलने वाली है, ड्राइंग नहीं एक्चुअली सच बोला जाए तो बहुत सारी चीज़ें उसमें की जो अपन को पता चल सकती है। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगी आपके पास एक्चुअली स्लिप जो आएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज NM3, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लिप आएगी दैट विल बी SM3, इस टाइप से आने वाला है, ठीक है। इस तरह से तो बहुत मज़ेदार चीज़ें एक्चुअली, मुझे तो बहुत पसंद आता है इंडक्शन मशीन वगैरह, क्योंकि सारी मशीन्स तो, क्योंकि इसलिए मैं तो मशीन्स पढ़ाता हूँ ना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इसके लिए। हाँ तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती है कि उसके ग्राफ से अपन को पता चल जाएगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक से अपन को पता चल जाती है डायरेक्टली। जो भी मैं वहाँ पे इतना एक्सप्लेन किया हूँ आपको, बस क्या ना पहले देख लेना कि जो भी चीज़ आपको बोली, जैसे कि इसमें वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बोली है, तो उस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है उसको पहले आप उसमें स्टैब्लिश कर दिए। स्टैब्लिश करने के बाद ऐसे कौन से पैरामीटर के जो वेरिएबल है और जिनके वेरी होने की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, फुल लोड टॉर्क और एनी काइंड ऑफ टॉर्क जो वेरी हो सकता है, उसके बारे में अपन को यहाँ पे बस उसको स्टैब्लिश करना होता है, देखना होता है, ठीक है। देखिए अब मैंने उसको उसको सॉल्व कर दिया, उसको तो अपन ने बहुत अच्छे से देख लिया। अब मैं इसमें एक कंडीशन ऑब्टेन कराऊंगा कि जो अपन हर एक कंडीशन के लिए ऑब्टेन करा रहे हैं, जो पहले केस में जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आ रहा था वो वही अगर मुझे सेकंड केस में चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन बन सकती है, उसके बारे में फिलहाल अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कंडीशन टू गेट
TE1 इज इक्वल्स टू व्हाट TE2। क्या अगर अपन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इन सेकंड केस फर्स्ट केस मस्ट बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इन फर्स्ट केस, देन व्हाट कैन बी द कंडीशन फॉर इट। तो अपन उसके बारे में देखते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए उसके बारे में क्या देखने के लिए मिलेगा अपन को, वी विल सी दैट TE1 is equals to TE2 if this condition is to be established या this condition is to be obtained। तो TE1 मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, लेकिन एक ऐसा फुल टॉर्क के करस्पॉन्डिंग, इनके करस्पॉन्डिंग एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन को चाहिए तो मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड पे आपकी मशीन क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी, तो उसमें देखेंगे उसका स्पीड भी फ्लक्स स्पीड भी आएगा उसका फुल लोड, उसके करस्पॉन्डिंग उसका कुछ स्लिप भी आएगा। तो देखते हैं कि उसके वैल्यूज किस तरीके से आने वाले हैं। दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2, ठीक है। देन SFL, ठीक है, मैं S1 बोल देता हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट केस करस्पॉन्डिंग टू द सेकंड केस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू डैश में कर रहा हूँ उसको, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। दिस विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ E2 का स्क्वायर इंटू R2 मल्टीप्लाई बाय S1 का स्क्वायर, S1 इंटू वॉट R2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय X2 का स्क्वायर इंटू 1 बाय ओमेगा S। दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ E2 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या, लो स्लिप रीजन वाला जो पोर्शन है वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपन तो उसको एक्चुअल जो उसका रेटेड स्पीड है उसके करस्पॉन्डिंग अपन उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, ऑपरेट कराने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो गया तो देखिए और क्या कैंसिल हो सकता है, 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। R2 कैंसिल, यहाँ से भी R2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कैंसिल हो गया तो देखिए इधर से भी, ठीक है। पहले इसको नहीं कैंसिल करता मैं, इसको बाद में कैंसिल कर दूंगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से चित्र तो कैंसिल हो जाएगा, इसको भी चाहे तो बाद में करता हूँ, ठीक है, देख लेते हैं। क्योंकि ये अल्टीमेटली तो अपने पास जो नॉर्मल इक्वेशन बनती है उसी इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग बन रही है ना, S1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू ओमेगा S1, ठीक है। और ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ E2 डैश S2 डिवाइडेड बाय R2 इंटू वॉट ओमेगा S2। इस टाइप से बन रहा है। देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा S1 इंटू E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा S1 इज इक्वल्स टू S2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट E2 डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा S2 डिवाइडेड बाय ओमेगा S2। तो देखिए अगर इसको मॉडिफाई करूँ तो देखिए किस तरीके से मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। मॉडिफाई होगा बेटा इस तरीके से कि S1 E2, S1 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, S1 क्या होता है, S इज इक्वल्स टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS, इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल सही है। तो देखिए किस टाइप से हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा आपके पास NS माइनस NR, और फर्स्ट है तो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग जो लिखूंगा NS1 डिवाइडेड बाय NR1 डिवाइडेड बाय NS1 मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा S1। तो ओमेगा S1 मतलब ये NS1 इस टाइप से आ जाएगा, ओमेगा S1, ठीक है। ओमेगा से ओमेगा 2 पाई बाय 60 दोनों से कैंसिल कर दूंगा तो NS1 बचेगा इधर। सिमिलरली अगर मैं इधर लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम NS2 करस्पॉन्डिंग टू सेकंड फ्रीक्वेंसी, दिस विल बिकम NR2, दिस विल बिकम व्हाट
R2 मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NS2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट NS2, इस टाइप से, ठीक है। तो ये देखिए किस टाइप से बनेगा, दिस विल बिकम NS1 माइनस NR1 इंटू व्हाट E2 अपॉन NS1 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट NS2 माइनस NR2 इंटू E2 अपॉन NS2 इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और अपन को पता है कि E2 अपॉन NS1 और E2 अपॉन NS2 दोनों तो सेम ही है भाई, क्योंकि V बाई एफ तो कांस्टेंट ही है, तो V बाई एफ क्या आपके पास कांस्टेंट है। अगर V बाई एफ कांस्टेंट है तो देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी दिस विल बी NS1 माइनस NR1 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू NS2 माइनस व्हाट NR2, इस टाइप से। तो ये आएगा आपके पास एक्चुअल एक्सप्रेशन। तो आपके पास जो V बाई एफ कंट्रोल जो है उसका जो हार्ट एक्चुअली देखा जाए तो ये है, लेकिन उसने अगर बोला होगा क्या जब दोनों टॉर्क अगर सेम चाहिए तो उसके लिए ही ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि एक को बढ़ा दिया एक को कम कर दिया, तो उसको कितना बढ़ाया उसको कितना कम किया, तो उसके लिए अपन को सारा का सारा उसका पूरा फिर से एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो अगर आप चाहो तो देखिए NS1 अपॉन NR1, देखिए मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू NS1 माइनस NR1 डिवाइडेड बाई NS2 माइनस NS2, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो देखिए ये जो था ना पूरा का पूरा जो एनालिसिस था किसके लिए था, V बाय एफ कंट्रोल के लिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड बिकॉज इन मेनी ऑफ द एग्जामिनेशंस, इन मेनी ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस आल्सो इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, इसके बारे में क्या है ना बहुत कुछ पूछा जाता है। आप फ्रिक्वेंसी को उतना ही कंट्रोल करोगे कि जिसके लिए आपका जो ऑपरेशन है कैसा होगा, एकदम स्मूथ ऑपरेशन आप इस तरीके से पहुंच सकते हो, उस तरीके से आप उसको अबव रेटेड से नहीं लेके जा सकते, बिलो भी बहुत ज़्यादा लेके नहीं जा सकते हो। उसके बाद आप वोल्टेज के बारे में भी उस तरीके से आप केयर करने वाले हो कि जो भी लॉसेस और जो भी प्रॉब्लम्स अपन इसके पहले जो देख रहे थे वो सारे लॉसेस और वो सब प्रॉब्लम अपन यहाँ पे अभी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये सब बातें होती है बहुत अच्छे से अपन को पता होनी चाहिए। देखिए अपन ने जो स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल पढ़ा, अपन ने उसके बाद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पढ़ा, उसके बाद स्टेटर वोल्टेज एंड स्टेटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल दोनों को कंबाइन करके मैंने वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पढ़ा। तो इसमें दोनों को वैरी कर रहे हैं इस तरीके से कि अपन को जो भी कुछ ऑपरेशन चाहिए वो ऑपरेशन का वैल्यू इस तरीके से रहे, एकदम स्मूथ कंट्रोल मिले इस टाइप से, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसमें एक और जो मेथड बाकी है पोल चेंजिंग मेथड, उसके बारे में, एंड देन वी विल गो फॉर द रोटर स्पीड कंट्रोल टेक्निक, मतलब रोटर साइड से जो स्पीड कंट्रोल टेक्निक है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।